हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक, इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि ये क्या होती है। मुख्यतः देखा जाए तो हम आज बात करेंगे लर्निंग की, अधिगम की या सीखने की। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है सीखना, और सीखे हुए कार्यों को अपने जीवन में उतारना शिक्षा का मूल उद्देश्य माना जाता है। मुख्यतः सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य के प्रति और उसका अर्थ क्या होता है। बालक के व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम को हम हिंदी भाषा में देखें, मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम कहलाया जाता है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा में कहेंगे तो इसको कहते हैं सीखना या सिखाना। एक कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो परिवर्तन आता है करते वक्त उसको हम अधिगम या सीखना कहते हैं। वांछनीय परिवर्तन का मतलब यह है कि अचानक से कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, धीरे धीरे कोई परिवर्तन उत्पन्न होना संभव होता है। अगर हम विशेष तौर पे किसी बालक को लेकर अगर बात करते हैं तो एक बालक को जब हम कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिक वो निरंतरता में सीखता है, ना कि अचानक से सीखता है। सूझ का सिद्धांत हमने कल पढ़ा था। ये देखा था कि समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तो अचानक से समाधान करने की शिक्षा आती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब हम निरंतरता किसी चीज को प्रयास करते हैं तो वो हमारी गुणवत्ता में शुमार हो जाता है। जब वो गुणवत्ता में सम्मिलित हो जाता है तो हम उस चीज को सीख जाते हैं। एक मुख्य थ्योरी के रूप में देखें कि एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का कोई बालक है जो मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल का काम सीखता है, किसी दुकान पे जाके जनरली वो काम करना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे वो सीखते सीखते इतना उसमें अनुभव ज्ञान को इतना विस्तृत कर लेता है कि वो मोटरसाइकिल के हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से जानता है, पहचानता है, उसमें सीखने का, काम करने का अनुभव प्राप्त कर लेता है। यानी कि हम मुख्यतः इससे ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता था आज वो पूरा मैकेनिक बन चुका है किसी मोटरसाइकिल के काम को करने के लिए। चलिए देखते हैं बालक के व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। नंबर एक अनुदेशात्मक, नंबर दो सामान्य उद्देश्य। पहले हम एक एक करके देख लेते हैं कि अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है, लचीली होती है, या हर बच्चे के हिसाब से तैयार की जाती है और तैयार होती है। कहने का तात्पर्य है कि हर बच्चा, जो भी बच्चे हैं उनका अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग प्रवृत्ति के बच्चे देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में देख लिए कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का महारत हासिल करते हैं और उसमें पढ़ते हैं। पढ़ने के पश्चात जब उनका ज्ञान में विस्तृत अध्ययन हो जाता है, ज्ञान परिवर्तित हो जाता है, तब वो अपने आप में स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं और एक सामान्य स्तर से वो खड़े हो जाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लचीलापन कैसा होता है। अब उस विषय अध्यापक को जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहा है उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए। उस बच्चे को दबाव महसूस ना हो कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके अंदर दबाव महसूस हो और वो उस चीज से हटने का प्रयास करे। नहीं, उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए एक अध्यापक के अंदर। जब एक अध्यापक लचीलापन से कोई कार्य करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उस बच्चे के व्यवहार में अच्छे परिवर्तन उत्पन्न होंगे। जब बच्चे के व्यवहार में अच्छे परिवर्तन उत्पन्न होंगे तो बच्चा संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और किसी भी समस्या को हल करने के लिए वो तत्पर हो जाएगा। उसके बाद इसका सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य उद्देश्य कम लचीला होता है। ठीक, ये सामान्य छात्रों के लिए समस्त रूप से एक साथ होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लेते हैं कि कक्षा 5 का कोई बच्चा है, उसको समस्त विषय, जो संपूर्ण विषय होंगे, मान लेते हैं कि 4, 5, 6 विषय मुख्यतः जो होते हैं, उन 6 विषय यानी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान जो भी विषय हैं, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ने पड़ते हैं और उसमें वो उत्तीर्ण होना भी चाहते हैं और उत्तीर्ण होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर कोई लचीलापन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें से अगर हम विज्ञान को हटा दें तो उसका कार्य पूरा हो जाएगा, गणित को हटा दें तो उसका कार्य पूरा हो जाएगा, हिंदी को हटा दें तो उसका कार्य पूरा हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य उद्देश्य है सामान्य बच्चों के लिए सामान्य रूप से सामान्य तरीके से लागू किया जाता है, उसे हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। जबकि हमारा अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, वो लचीलापन होता है। बच्चों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि वो समझ सके। अगर हम मुख्यतः इस दो चीजों को देखें कि सामान्य उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य में हमको ज्यादा लचीला अनुदेशात्मक उद्देश्य है, इसलिए हम अपने जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लचीलेपन को अपनाते हैं और बच्चे के साथ उसमें समायोजित हो जाते हैं ताकि बच्चा किसी भी प्रकार से और हर प्रकार से सीखने का प्रयास उत्पन्न कर सके। फिर हम बात करते हैं सीखने के समर्थन में बीएस ब्लूम ने के उद्देश्य क्या दिए थे। इसने कहा कि ये संज्ञानात्मक उद्देश्य दिया था, भावात्मक उद्देश्य दिया था और मनोगत्यात्मक उद्देश्य दिया था।
संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है? सोचना, समझना, जो मानसिक क्षमताओं के स्तर पर आधारित होता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें हम मानसिक रूप से कोई कार्य करना होता है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि ये संज्ञानात्मक उद्देश्य को प्रस्तावित करता है। भावात्मक उद्देश्य जो हम हृदय पे आधारित होता है, जो हम मन से सोचते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसके अंदर जो परिवर्तन होता है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो भाव पक्ष के अंतर्गत होती हैं, इसलिए हम इसको भावात्मक उद्देश्य कहते हैं। मनोगत्यात्मक पक्ष क्या होता है? करना पक्ष होता है, इसमें शरीर की गतिविधियों से कार्य किया जाता है। जैसे ये जो पॉइंट होते हैं अधिकतर देखा जाए तो जो एथलीट होते हैं, जो बच्चे खेल कूद में ज्यादा रहते हैं, उनके लिए ये उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है। अब बच्चों को सिखाना है, मान लेते हैं कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है। जब बच्चा क्रिकेट खेलना नहीं आता है लेकिन वो देखने का प्रयास करता है, गाँव में ग्राउंड में जाके देखता है, तो हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, उसको बैट पकड़ने की क्रिया सिखाते हैं, उसको बॉल फेंकने की क्रिया सिखाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से इस चीज को सीख जाता है और मनोगत्यात्मक उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। ठीक, अब हम बात करें संज्ञानात्मक पक्ष 1956 ईस्वी में ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। इसके अंदर उन्होंने 6 भाग बांटे थे, 6 भागों में बांट दिया था। सिंपल पूछ लेता है, एक प्रश्न पूछ लेता है कि ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास कब लागू किया गया था? तो 1956 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। कौन कौन से इसमें कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इसके अंदर जो तथ्य है वो मायने रखते हैं। सबसे पहले संज्ञान यानी कि ज्ञान, स्मृति, चिंतन का प्रश्न जो होता है, तो चिंतन का प्रश्न। सबसे पहले अगर संज्ञान की बात करें, अगर हम ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको स्मृति की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं कि मेमोरी तुम्हारी बहुत तेज है। बहुत सारे एग्जांपल दे देते हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप पढ़ने में तेज है, आप याद कर लेते हैं, आपको सारे पक्ष याद हो जाते हैं। तो वो कौन सा पक्ष कहलाता है? वो संज्ञान पक्ष कहलाता है, या ज्ञान पक्ष कहलाता है, या चिंतन पक्ष कहलाता है। उसके बाद हम करते हैं बोध यानी कि समझना। जब कोई व्यक्ति जिसके पास चिंतन करने की क्षमता होगी तो वो बोध या मनन करने का भी, समझने का भी प्रयास करता है। समझ जो होती है वो अचानक से भी उत्पन्न होती है, लेकिन ये व्यवहार में परिवर्तन जब करती है जब इसमें निरंतरता बनी रहती है। जब कोई कार्य करना होता है तो हम किसी चीज को करने के लिए लगातार उसमें जुटे रहते हैं, तब हमको सफलता मिलती है। कहते हैं कि अगर आपको शिक्षक बनना है या फिर कोई भी जॉब प्राप्त करनी है तो एक दिन की पढ़ाई से आप ना अधिकारी बन सकते हैं, ना शिक्षक बन सकते हैं, ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमको क्या करना होता है? हमको निरंतरता बना के रखनी होती है। हम 4 घंटा कंटिन्यू पढ़ेंगे तो साल 2 साल के अंदर हमारे अंदर जो पक्ष परिवर्तन होगा उसमें हम सफल हो जाएंगे। और हम चाहें कि एक रात पढ़ के खाली परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है, लेकिन आप अच्छे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रयोग करना। अब प्रयोग करना यानी कि करना पक्ष होता है। जब हम कोई कार्य करने की ठान लेते हैं, बना लेते हैं, अपने मन के अंदर एक विश्वास जगा लेते हैं, तो हमको प्रयोग भी करना होता है। अब हमने जैसे अभी मान लिया कि हमने बीएड में एडमिशन ले लिया है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? बीएड उत्तीर्ण करना। बीएड उत्तीर्ण कर सकते हैं आप, एक दिन पढ़ाई करके आप बीएड उत्तीर्ण कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना होगा? निरंतर प्रयोग करने होंगे, उस बच्चे को देखना होगा। देखने के पश्चात जब आप कुछ सीखेंगे तभी आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना वो अलग बात होती है, जब किसी काम को निरंतरता बना के रखना। मान लेते हैं कि आप बीएड कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, यूपी टेट भी निकाल लेते हैं, शिक्षक भी बन जाते हैं किसी कारण से, जिस तरीके से आप बनना चाहते हैं। लेकिन जब आप शिक्षक बन जाएंगे, जब आपको व्यवहारिक रूप से कोई कार्य कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि 32 साल की एज में, 30 साल की एज में आप शिक्षक बनते हो, 62 साल तक आप शिक्षकगिरी करते हैं, एक अध्यापक बनते हैं। 62 साल में जो 32 साल आपके जॉब की जर्नी की है, उसमें आप क्या करेंगे? आप अपने पेशे को पहचानेंगे कि हमने क्या किया है और क्या सीखा है। अगर आपका उसमें मन नहीं लगेगा तो आप अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे, और बाकी जो आसपास के लोग होंगे वो भी आपको गाली बक के चले जाएंगे। देखने को ऐसा ही मिलता है। अगर आप शिक्षक हैं, एक गुणवत्ता रखते हैं, तो उस गुणवत्ता का पालन करें और प्रयोग करते रहें अपने जीवन में, और उसके उतार चढ़ाव को समझते रहें, तभी आप शिक्षा के उद्देश्य को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विश्लेषण करना। विश्लेषण करना हम देखो 2 प्रकार की चीजें करते हैं, एक संश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करते हैं। संश्लेषण और विश्लेषण क्या होता है? किसी में समायोजित कर लेना और किसी को विस्तृत से विघटित कर देना। अगर हमको अध्यापक बनना है तो अध्यापक के हर पक्ष को समझना होगा। अध्यापक के मुख्यतः 4 पक्ष माने जाते हैं, एक अंतर व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, एक बाह्य व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, एक बालक को ध्यान में रखते हुए, एक स्वयं अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए। ये 4 चीजें होती हैं, इनको देखने के पश्चात ही आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। अध्यापक क्या बन सकते हैं? आप अपने जीवन में हर उन चीजों को
सारे कार्य कर सकते हैं जो आपकी गुणवत्ता को पहचानने में मदद करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही होता है कि हम पहले अपने आप को निखार लें। अगर हम निखरे हैं तो हमारे आसपास का वातावरण खुद ब खुद स्वच्छ हो जाएगा। यदि हम निखरे नहीं हैं तो हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं होगा। फिर हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की। जो हम मूल्यांकन करेंगे, अपने आप को पूरा पहचानेंगे और किसी छात्र को पहचानने का प्रयास करेंगे, तब हमको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो हमको संतुष्टि मिलती है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो हम संतुष्ट की प्राप्ति नहीं करते हैं। अगर मुख्यतः देखा जाए पूरी थ्योरीज का ये मतलब है कि जब भी जो कार्य करने होते हैं हम 3 प्रकार से करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से करते हैं, भावात्मक उद्देश्य के माध्यम से करते हैं, मनोगत्यात्मक उद्देश्य के काम से करते हैं। इन तीनों को मिलाने के बाद एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तब जाके हमारी शिक्षा का उद्देश्य सिद्ध होगा, अर्थात नहीं होगा। अब हम इस पूरे उद्देश्य को अपने उस बच्चे पे डाल देंगे जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसका विकास करना चाहते हैं। हम एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, सामने वाले को हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा है उसको पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या कर्तव्य बनता है। ये दोनों चीजें, जो चीजें हम पढ़े हैं, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। उस व्यक्ति पर जो कर रहा है, उस व्यक्ति पर जो करना चाहता है, दोनों को मिलाने के पश्चात हम किसी शिक्षा का उद्देश्य को सिद्ध कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको शिक्षा का उद्देश्य सही तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।